कौशल का तक्षशिला। तो बताएं इसमें कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, सभी लोग बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसका जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताने जल्दी से। पहला ए, बी, सी या डी। देखिए इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पे पूरे जितने भी महाजनपद हैं उसके राजधानियां पूरे दी है, एक टेबल मैंने रख दिया है तो इसको जरूर याद रखिएगा। मगध का गिरिब्रज या राजगृह है, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली है, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती है, पंचाल का अहिच्छद्र या काम्पिल, चेदी का शक्तिमती ये एमपी का है, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, ठीक है, कंबोज हाटक, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटली और गंधार का तक्षशिला। ये सभी महाजनपद का एक बार राजधानियां जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहते हैं, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक नाम से जाना जाता है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आज संख्या काफी कम दिख रही है क्लास में, सभी लोग प्लीज क्लास को शेयर भी कर दें। सुर भी बिल्कुल सही है। तो अजातशत्रु को ही क्या कहा जाता है, कुणिक नाम से जाना जाता है, जो हर्यक वंश का शासक था और बिंबिसार का पुत्र था, है ना। किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग प्रियंका। अगला है, किस शासक ने गंगा तथा सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या फिर घनानंद ने, किसने की थी बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या है, उदयन। इसने ही गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुड आफ्टरनून जिया। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसमें से किस शासक ने यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की थी। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन सा शासक था, तो शिशुनाग वंश का तीसरा शासक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, कालाशोक। और जितने भी बौद्ध संगीत हुए हैं तो उसको भी आप लोग लिस्ट ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुआ था और यहाँ पे अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक कौन था, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय पे यहाँ पे शिशुनाग वंश का जो शासक कौन था, ये कालाशोक। और कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। तृतीय में पाटलिपुत्र में और ये अशोक के समय हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय पे हुई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सुरभि, स्वराज, सी करें, जो भी जिनका भी आंसर सी है, सॉरी बी है, बी सबका सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी, फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी, किस स्थान पे हुई थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। सिकंदर महान की मृत्यु कहां पे हुई थी। तो बिल्कुल सही है, गंगा साहू, कालाशोक ही होगा उसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बेबीलोन हो जाएगा। और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत में आक्रमण किया हुआ था। फिर यहाँ पे 323 में जैसे ही अपने प्रांत लौट रहा होता है तो वहां पे बीमारी के कारण या पेट दर्द के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सिकंदर महान एवं पोरस के बीच में सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे आमने सामने तटों पे पड़ाव डाला हुआ था। रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी। तो किस नदी के तट पे उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था, बताएं जल्दी से। ये किस नदी के तट पे इन दोनों के मध्य में लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है।
कौन सी नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे, है ना। कौन सी नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पे इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो सिकंदर इसमें जीत गया था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोरस या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन या फिर काले और लाल बर्तन? तो बताएंगे जैसे किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो हैं भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर आप लोग क्या कर रहे हो? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन जो है ये द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना जाता है। प्रथम नगरीकरण कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता वाला, है ना। और द्वितीय नगरीकरण कौन सा है? महाजनपद काल का। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या फिर ग्रामपति? तो बताएं गांव के मुखिया क्या कहलाते थे पाली ग्रंथों में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या कहलाते थे? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो गांव के मुखिया है ये कहलाते थे भोजक या फिर ग्राम भोजक के नाम से जाने जाते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी। और बौद्ध ग्रंथ के अधिकतम जो जितने भी रचनाएं हैं ज्यादातर किस में लिखी गई हैं? पाली ग्रंथ में। नेक्स्ट, आगे अगला चैप्टर वही रहेगा, बौद्ध धर्म। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कानय कुंभज या फिर धनय कटक? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? फटाफट बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और प्लीज एक बार सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दें, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन का जो प्राचीन नाम है क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। क्या है प्राचीन नाम इसका? अवंतिका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एमपी में आता है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताएं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या फिर नागार्जुन? तो बताएं जल्दी से, नंद वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, वेरी गुड गन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 10th नंबर का सही आंसर होगा महापद्मनंद जो थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जो थे घनानंद, और इसी के समकालीन कौन था? सिकंदर महान। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जनवेज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को या फिर घनानंद को? तो अग्रमीज किसे कहा गया है ग्रीक यूनानी लेखकों ने? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो ये जो कहा गया है किसको कहा गया है? महापद्मनंद को ही अग्रमीज कहा गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या फिर कुषाणों के द्वारा? तो पहला जो विदेशी आक्रमण होता है ये कौन करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हिस्ट्री अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है तो आप लोग जुड़े रहिए मुझसे, है ना। 10 या 12 दिन के अंदर हम लोग पूरे हर चैप्टर के एमसीक्यू यहाँ पे कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा? तो बताएं जल्दी से, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीपक गुड इवनिंग। ये जैसे ही आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा तो फिर मैं इन सबको एक कंबाइन कर दूंगा वीडियो का, यूनिट 1 का करके, तो आप लोग फिर एक साथ इसका रिवीजन कर पाएंगे। 2x की स्पीड में आप लोग इसको देख लीजिएगा बाद में फिर से भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों के द्वारा जो है पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी। पहला आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। और दूसरा आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। नेक्स्ट, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक के भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फिर यह फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था?
साइरस, डेरियस, जेरियस या फिर डेरियस? बताइए जल्दी से, किसने ये किया था युद्ध? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अधिकांश भाग को जीतने के बाद ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेरियस। डेरियस या दारेबाहु ने इसको जीता हुआ था भारतीय प्रांत को। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइडेस्पीस या वितस्ता या झेलम का युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य, या फिर सिकंदर एवं अम्भी के मध्य? तो बताएंगे इसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वितस्ता झेलम का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो युद्ध लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, जिसमें पोरस की हार हो गई थी, लेकिन बाद में सिकंदर पोरस से प्रभावित हो जाते हैं और फिर उनका राज्य वापस लौटा देते हैं। इसके अलावा सिकंदर और अम्भी के बीच में भी जो युद्ध हुआ था ये तक्षशिला प्रांत में हुआ था, जिसमें से युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ पे अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपने से ये हार मान लिया था बिना लड़ाई लड़े ही। ठीक है, तो ये इस जिसमें बहुत इसकी आलोचना भी की जाती है कि पहले से ही हार मान लिया, कम से कम पोरस लड़ा तो सही उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण किया था? 328 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में? तो बताएं जल्दी से, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन होगा। जो लोग सी नहीं होगा बी होगा। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, लौटा कब था? 323 में, है ना। आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इस पे। नेक्स्ट, इसमें बताइए आप, है ना, कि बिंबिसार कौन से वंश का है, कालाशोक कौन से वंश का है, महापद्म कौन से वंश के हैं, या फिर बिंदुसार कौन से वंश के हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने, है ना। फिर शिशुनाग वंश से रिलेटेड कौन है? कालाशोक, जिसके समय पे बहुत द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, बैठक हुई थी। महापद्म कौन है? नंद वंश के हैं। और मौर्य वंश के कौन है? बिंदुसार, है ना, द्वितीय शासक हैं इसके। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, पहले का तो पहले ही हो जाएगा। पहले का पहला कौन सा है इसमें? यही है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मतलब। ठीक है, कालाशोक जो है आपका इसमें शिशुनाग वंश का बिल्कुल सही है इसमें। फिर हो जाएगा महापद्म का जो है आपका नंद वंश, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या फिर चंपा? मगध की यहां पे प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मगध की जो प्रथम राजधानी थी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी जो हो जाएगी इसमें गिरिब्रज या राजगिरी जो थी मगध की प्रथम राजधानी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर महाजनपद काल में जो प्रथम यहाँ पे जो राजधानी विकसित हुई थी बड़े पैमाने पे, वो भी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरी थी। चलिए नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था? बताएं, अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, उदयन ने या फिर कनिष्क ने? किसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना था? ये फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो 18 का आप सी कर रहे हैं इसमें गंगा, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, थोड़ा और फास्ट बताइए, है ना, या फिर थोड़ा और आगे कर लीजिए वीडियो को। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना हुआ था। ये किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। इसने अपने ही पिता की हत्या करके राज सिंहासन यहाँ पे हासिल किया हुआ था। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही है गंगा। 19 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आने की बहुत संभावना है इसकी। 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, सभी लोग बताइए। हाँ, 19 का सही, बिल्कुल सही है। और 20 का क्या बता रहे हैं दीपक? बी बता रहे हैं, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र, इसमें ही 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और 16 महाजनपद कौन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है पहले क्वेश्चन में, तो आप लिस्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आते हैं हम लोग इसमें 21 नंबर पे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा
राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, कलफ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो सिकंदर का समकालीन कौन था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए वैसे तो सिकंदर के जो समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य भी थे और घनानंद भी थे, लेकिन क्योंकि सिकंदर जो है प्लानिंग कर रहा था नंद वंश पे आक्रमण करने का, तो यहाँ पे अगर दोनों में से एक चुना जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी थे दोनों समकालीन, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे और घनानंद भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में, छठी सदी में, दूसरी सदी में या फिर पहली सदी में? तो बताएं जल्दी से, कब हुआ था आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, तो मगध साम्राज्य का जो उदय होता है महाजनपद काल में होता है, 600 ईसा पूर्व में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और पहला जो साम्राज्य आता है वहां पे कौन सा वंश आता है? पहला हर्यक वंश आता है, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, है ना, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा। तो 21 का बी ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 22 का बी। नेक्स्ट अगला है, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण क्या थे? भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, जैसे अम्भी हो गया, है ना, और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो देखिए सभी कारण इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि चारों कारण महत्वपूर्ण हैं भारत में सिकंदर की सफलता के। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभिलेख अभिलेखी साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये जो है आपका कहां पे खोदी गई थी? अंग में, वंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो कहां पे, कौन से, पहली बात आपको बताना है कि कौन सा अभिलेख में नहर का साक्ष्य मिलता है और कहां पे मिलता है। मैं ये करा चुका हूं क्वेश्चन, आप लोग को अगर याद होगा तो, है ना। ये मैं शायद कराया हूं 6 या 7 वाले लेक्चर में कराया हूं इसको मैं। तो ध्यान रखना, नहर का जो साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है? हमें कलिंग से मिलता है। और कौन सा अभिलेख है इसके लिए? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है इसके लिए? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये मैं करा चुका हूं आप लोग को, अगर पिछली क्लासेस आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा तो। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सी इसका बिल्कुल ठीक है, 23 का डी सही है और 24 का सी होगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? साइरस ने, कोम्बियस ने, डेरियस ने या फिर जेडेसिस ने? तो कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? तो इसमें जो ईरानी शासकों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डेरियस है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता रहेगा तो आप तुक्का भी लगाना, तो डेरियस पे ही लगाना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा था? वज्र संघ यानी वैशाली, पंचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? तो अजातशत्रु किससे हमेशा उलझा रहता था? बताएं जल्दी से। न पूर्णतः जीत पाता था, न पूर्णतः हार पाता था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें चलता रहता था युद्ध। तो ये जो संघ है कौन सा है? वज्र संघ, जो कहां पे आता है? वैशाली में, है ना, बिहार के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार ये युद्ध करता रहता था अजातशत्रु। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसका 26 का ए होगा, है ना, वज्र संघ। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा रहता था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक युद्ध हथियारों का, गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने या फिर उदयन ने? तो बाहुबली जैसे मूवी आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें विलेन के पास जैसा रथ रहता है ना, उसी तरीके के कुछ यहाँ पे पहले अजातशत्रु के पास ही था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और कुछ ये नमूना मैं दिखा देता हूं। अच्छा, यहाँ पे है ही नहीं, मैंने हालांकि इमेज रखा हुआ था, शायद ये सेव नहीं हो पाया, सॉरी, कल मैं दिखा दूंगा। चलिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? इमेज मैंने डाला तो था इसमें पीपीटी में, लेकिन वो सेव ही नहीं हो पाया, सॉरी। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था कौन सा? ये घनानंद था। और इसको ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ,
तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर घनानंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आज ज्यादातर लोग आंसर पूरे सही हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी ये पढ़ रखा है ना? हाँ ये है, वही तो बोलूं यार कि मैं रखा था लेकिन गलत जगह पे आ गया। तो ये है, देखिए महाशिलाकंटक, यहां से पत्थर फेंके जाते थे इससे, ठीक है। और ये है इनका रथ मूसल, ठीक है, यहाँ पे गदा जैसा ही रहता था ये इसमें, और यहाँ पे बैठे करते थे। और ये देखिए बाहुबली की विलेन वाला जो है, ये काटता हुआ निकल जाता था जो दुश्मनों को। तो इस तरह के यहाँ पे हथियारों का प्रयोग पहले कौन करता था? अजातशत्रु। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्कों अथवा मुद्रा का प्रचलन कब होता है? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो बताएं जल्दी से, सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सिक्के तथा मुद्रा का जो प्रचलन प्रारंभ होता है ये 600 ईसा पूर्व में। और ध्यान रखिएगा 600 ईसा पूर्व का जो समय है ये महाजनपद काल का ही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका, है ना? कौन से काल का है? महाजनपद काल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं पर विचार करिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। तो इनमें से कौन से जो थे बुद्ध के समकालीन थे? इसमें बहुत सारे लोग अगर अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे तो कंफ्यूजन होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए अजातशत्रु तो पक्का है ना? और प्रसेनजित पक्का है, और यहाँ पे बिंदुसार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो मैं पहले बता दूं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदुसार लिखा गया है ना कि बिंबिसार। अगर यहाँ पे बिंबिसार नाम आता तो फिर क्या सही होता? फिर डी सही होता। लेकिन यहाँ पे बिंदुसार लिखा है, ये मौर्य वंश का है, तो मौर्य वंश में तो थे नहीं है यहाँ पे गौतम बुद्ध जी, ये कब थे? हर्यक वंश के समय पे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था बताएं। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे की खोज, जनजाति समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार व वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका मुख्य कारण क्या था महाजनपद काल में? तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, और महाजनपद काल में लोहे का व्यापक उपयोग होना शुरू हो गया था, चाहे वो कृषि हो, है ना, चाहे वो आपका युद्ध के लिए हथियार बनाने के लिए हो, तो उन सभी क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पे धीरे धीरे वहां पे कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, जिससे युद्ध की नौबत भी आने लग जाती है। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या फिर वैशाली? तो वैद्यराज जो जीवक थे बिंबिसार के, उनको जो है जीवक को किसके चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा हुआ था? ये फटाफट बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो भेजा था किसके भेजा था? तो अवंती के राजा के पास, है ना? किसके पास? अवंती के राजा के पास ही भेजा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, गुड इवनिंग शहजादी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल सही है रेखा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद? तो ये मैंने एमपी हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? गुड इवनिंग रेखा। सभी लोग कोशिश करिए क्लास में आते हैं तो 4 बजे ही आया करिए, जिससे कोई क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए, है ना? और लाइव क्लास में अगर आप क्वेश्चन करते हो तो और भी अच्छा आपको फीलिंग आएगा, इसमें अपने डाउट भी पूछ पाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अवंती को जीतकर जो मगध का हिस्सा बनाया था, किसने बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। इसको मैं एमपी हिस्ट्री में भी आपको कराया हुआ हूं, अगर आपको याद होगा तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य के रूप में कर लिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर शिशुनाग ने? तो किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य के रूप में कर लिया था? ये बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और कल वाला चैप्टर कोई मत भूलिएगा, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा 4 बजे का, ये बौद्ध धर्म का रहेगा। और आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म से कितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और इस बार आने की और भी संभावना रहेगी, क्योंकि बौद्ध धर्म तो आपको आना ही है। इसके अलावा बोधिसत्व आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है,
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी और कल इसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोग को, है ना, लगभग 100+ क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है, मैराथन क्लास रहेगी। तो किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये जो किया हुआ था राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने किया था, जो हरेक वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती, वत्स, दोनों या फिर काशी? तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय नहीं किया था, ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय नहीं किया था? तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय नहीं किया हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी का विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी पे इनका ध्यान बहुत कम जाता था, बाकी सभी क्षेत्र पे ज्यादा ये ध्यान देते थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा रहा था काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने नहीं किया था बताएं? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग? तो काशी और लिच्छवी का विलय किस शासक ने नहीं किया था? तो ध्यान रखना, एक तो काशी का विलय जो नहीं किया था शिशुनाग ने भी नहीं किया था, और अजातशत्रु ने भी जो है काशी और लिच्छवी का विलय नहीं किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। फटाफट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन हम लोग। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था, ठीक है। ये फिर गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, इसकी 4 राजधानियां थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इसमें सही नहीं है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या कर रहे हो? बी। कोई बी कर रहे हैं, कोई डी कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सही हैं और उसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं, पूरे कथन सही है इसमें। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कौरव वंश? जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया हुआ था उस समय पे कौन से वंश का शासन था? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय पे भारत में जो शासन था ये नंद वंश का शासन था, और उसमें अंतिम शासक जो थे घनानंद शासन कर रहे थे, है ना, जिन्होंने चाणक्य का, कौटिल्य का अपमान किया था और फिर उसी का बदला लेने के लिए, या फिर चाणक्य ने किसको ट्रेंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। आपने सीरियल देखा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा छठी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया था? तो छठी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली जो राज्य या नगर बना था, कौन बना था? गंधार, कंबोज, काशी या फिर मगध? तो मैंने बताया था वहां पे सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट जो शहर था कौन सा था? मगध या राजगिरी था, है ना, जिसपे ज्यादातर लोग राजधानी भी बनाया करते थे। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताइए भारत ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, किस लिए किया था? यहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, या फिर घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, या फिर इसमें बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सारे ही कारण थे इसमें, इन सभी कारण से किए गए थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत यूनान के बीच प्रत्यक्ष का प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशी की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बना दिया था। तो ऐसा इसमें से एक ही कथन राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, क्योंकि जितने भी राज्य जीतता था सिकंदर उसमें वहीं के राजा को बैठा देता था और नियमित रूप से कुछ वहां पे धन लेके चला जाता था, है ना, और उसको वहां पे राजा को वापस से वहां पे बैठा देता था, क्योंकि उसका केवल एक ही कारण था कि लूट करना, धन की प्राप्ति करना, ठीक है। राज्य स्थापित करना उसका लक्ष्य नहीं था सिकंदर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? बताएं। कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली या मगध? तो कहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था नहीं थी ये आपका मगध में ही नहीं था, राजतंत्रात्मक शासन था वहां पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये डी। और वो भी कैसा था? वंशानुगत था, है ना, क्योंकि पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, है ना, ये चलता रहता था क्रम। फिर इसमें बताइए सेनिया यानी ऐसे कौन से जो
शासक था, सैनी यानी जो स्थायी सेना रखता था, ठीक है। तो नियमित और स्थायी सेना कौन रखता था, तो ध्यान रखना, नियमित और स्थायी सेना जो रखता था शिशुनाग रखता था, इसलिए इसको सैनिया भी कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था, बताएं। नेरियाकस, एनास्फ्रिटस, एरिस्टोबुलस या फिर हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक कौन कहलाता है, इतिहास का जनक हेरोडोटस जो कहलाता है, यही जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था, बाकी सभी आए हुए थे। तो बिल्कुल सही है दीपक, रेखा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हैं इसमें, वेरी गुड। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन से ज्येष्ठक या फिर ग्राम सेवक। तो यहाँ पे बताइए श्रेणियों के संचालक को क्या कहते थे, ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन कहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और पीएससी से इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या होता है, धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गृहपति का मतलब क्या होता है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है दीपक। तो ध्यान रखिएगा कि गृहपति का जो अर्थ होता है ये धनी किसान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी वंश। तो वैशाली जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैशाली को किसने यहाँ पे स्थापित किया था। तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड शहजादी, लिच्छवियों द्वारा यह है वैशाली को स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो मैंने बता दिया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये लिस्ट पूरी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एक बार और मैं दिखा दिया हूं। तो आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कल वाली पीडीएफ भी आप लोग को ग्रुप में आ गया होगा, है ना। छठी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहां पे स्थित था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। तो मत्स्य जो महाजनपद है ये किस स्थान पे आता है, ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और एमपी हिस्ट्री का मैंने पीडीएफ सेंड नहीं किया है क्योंकि अभी वो अधूरा है, आज वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो कल मैं इसको पूरा कंप्लीट सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे मत्स्य महाजनपद जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था, तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा या फिर भरतपुर। तो किसे वितस्ता नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वितस्ता या झेलम के युद्ध, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। कुछ और क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो भी कर लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन और है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी बताएं, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या चंपा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग पहले वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिए, जो लोग अभी चल रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, अगर पसंद आ रही है क्लासेस। तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना, करते हैं लेकिन कुछ कम लोग करते हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य, ये वाला हो गया है, इसको नहीं करेंगे, रिपीट हो गया ये। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। किसने पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है। थैंक यू दीपक। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है, ये भी हो गया क्वेश्चन, मतलब लगभग सारे हो गए हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग। अब ये पूरा आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो 15 मिनट बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, है ना, इस नंबर पे। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट 4 PM पे जो टॉपिक रहेगा ये बौद्ध धर्म का रहेगा, बोधिसत्व का रहेगा, और इसमें 100+ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो कल वाली क्लास बिल्कुल मत मिस करना आप लोग। और रात को 10 बजे जो क्लास रहेगी इसमें हम लोग यूनिट 2 कवर करेंगे, उसमें हम लोग एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं। तो दोनों क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। प्लीज लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करना आप लोग उसमें, ठीक है।
थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। वेरी गुड गंगा।